हेलो गाइज, आज हमारी क्लास रहेगी इंडियन पॉलिटी का पार्ट 3 यानी भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकार 12 से 35 तक हैं। जो उसके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है। जो उसमें जो यूपीएससी एमपीएससी ऑल द वन डे एग्ज़ाम जितने भी हैं सबके लिए, एसएससी सबके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। तो अपन देख लेते हैं। इसमें पहला है समता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 to 18 है, उनका इंट्रोडक्शन है और आर्टिकल है इसमें। तो अपन क्विज के रूप में देख रहे हैं क्या है क्या नहीं है। तो पहले ये इसका भारतीय संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल है। तो अपन को बताना है कि राज्य की परिभाषा है वो आर्टिकल 12 के तहत आती है। तो इसमें क्या क्या शामिल है। क्या भारत की सरकार और संसद, भारत सरकारें और राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी, नगर पालिका, पंचायत, और चौथा ऑप्शन है अन्य प्राधिकारी, LIC, ONGC और सेल आदि वगैरह। क्या सब शामिल हैं, क्या दो शामिल हैं। तो ऑप्शन में देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केवल 1 2, केवल 2 3 4, केवल 1 2 3 के उपयोग सभी। तो हम इसमें सीधे ऑप्शन है कि उपयोग सभी। इसमें क्या शामिल है, उपयोग सभी शामिल है। अब व्याख्या देख लेते हैं। जैसे व्याख्या में आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है ताकि मूल अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक सीधे उच्चतम या उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकें। किसमें, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकें। मूल अधिकार में अपन को क्या है, अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका अधिकार है कि अपन जाके अपन न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में, हाई कोर्ट में या कोर्ट में जाके अपन क्या कर सकते हैं, अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। पर जो मूल कर्तव्य होते हैं वो, जिसकी राजनीति से तत्व आ जाए, भाग 4 आ जाए, उसमें अपन नहीं कर सकते हैं। पर इसमें अपन कर सकते हैं फंडामेंटल राइट से अपने 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 अधिकारों को लेकर अपन याचिका अपनी दायर कर सकते हैं। अपन उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं कि हमारे अधिकार हमें पूरे नहीं मिल रहे हैं। इसके आगे अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है अपना, विधि के समान संरक्षण होना चाहिए। विधि के समान संरक्षण का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। क्या ब्रिटेन से लिया गया है, क्या अमेरिका से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, क्या ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, किससे लिया गया है। तो अपन को पता ही है कि विधि के समान संरक्षण जो है अमेरिका से लिया गया है। विधि के समक्ष समता, ब्रिटेन एक नकारात्मक विचार है, जबकि विधि का समान संरक्षण जो है अमेरिका एक सकारात्मक विचार है, जिसका अर्थ है समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के समान व्यवहार। तो विधि की समक्ष समता है वो ब्रिटेन से ली गई थी, जो नकारात्मक विचार है एक, और जो विधि के समान संरक्षण है वो अमेरिका से लिया गया, जो क्या है, एक सकारात्मक विचार है। इसका अर्थ है परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार। जिस परिस्थिति में जिस व्यक्ति हैं, गरीब, ऊंच नीच वगैरह ना देखना, सबके साथ समान संरक्षण, समान अधिकार, चाहे विदेश से आए हों, चाहे वो देसी हों, चाहे विदेशी हों, कोई भी हो। तो अब इसके आगे अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा किस अनुच्छेद में EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण जोड़ा गया है। EWS किसके लिए जोड़ा गया है, 2019 में आया था। 103वां संविधान संशोधन है, 2019 में आया था। तो इसमें है, देखिए, अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में, क्या आर्टिकल 15(6) और 16(6) में, क्या आर्टिकल 15(5), 15(16)(5) में, क्या अनुच्छेद 17 एवं 18 से। तो किस में जोड़ा गया था, आर्टिकल 56 और 16(6) में। जो आर्टिकल 15 है वो क्या कहता है, भारत के मूल निवास, जन्म स्थान, जिसमें जन्म जाति आदि के बारे में समान संरक्षण दिया जाता है अपन को, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। और 16 में क्या है, लोक नियोजन के बारे में समान रोजगार दिए जाते हैं। तो इसी के अंतर्गत अपन व्याख्या देख लेते हैं। 103वें संविधान संशोधन द्वारा सामान्य वर्ग के गरीब नागरिकों को शिक्षा, सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण हेतु नए उपखंड 15(6) और 16(6) में जोड़े गए हैं। किस में जोड़े गए हैं, 15(6) और 16(6) में जोड़े गए हैं। कौन से नए उपखंड जोड़े गए हैं, जे जोड़े गए हैं। और किसके लिए जोड़े गए हैं, सामान्य वर्ग की जो गरीब नागरिक हैं, जनरल कैटेगरी की जो गरीब वर्ग के लोग आते हैं, मीडियम क्लास, उनमें 10% आरक्षण दिया गया है। कब दिया गया, 103वां संविधान संशोधन 2019 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत प्रावधानित है। तो किस में, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 18 में, क्या आर्टिकल 17 में। सबको पता है आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल 17 में व्याख्या देख लेते हैं। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। यह एक निरपेक्ष
यानी एब्सोल्यूट अधिकार है तथा संविधान में अस्पृश्यता शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। तो उसमें कोई छुआछूत के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं है, न परिभाषा दी गई है। जो संविधान है उसमें कोई छुआछूत की बात नहीं है, वो तो इंसान ने अपने सामाजिक जीवन में बना लिया है ये सब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि राष्ट्रीय पुरस्कारों के संबंध में बालाजी राघवन बाद 1996 का निर्णय क्या था? तो भारत रत्न, पद्म विभूषण और राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिलते हैं उनको बालाजी राघवन बाद में क्या निर्णय बताया गया? तो क्या यह पुरस्कार अनुच्छेद आर्टिकल 18 के तहत गैर संवैधानिक है? यह पुरस्कार उपाधि नहीं है, परंतु नाम के आगे पीछे प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। इनका प्रयोग जो है नाम के साथ करना संवैधानिक है। ये केवल विदेशी नागरिकों को दिए जाते हैं। तो इसमें ये वाला बी नंबर कर सके, ये पुरस्कार उपाधि नहीं है, बल्कि जो ये पुरस्कार है, जो भारत रत्न है या पद्मश्री है, पद्म भूषण है, या जो भी अधिकार है 4 प्रकार के विद्यार्थी के आते हैं, वो उपाधि नहीं है, परंतु नाम के आगे पीछे प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। किसी भी नाम के आगे पीछे प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। उपाधि वो कहलाती हैं जैसे कि कोई अगर कोई नेता का सहकर्मी है तो वो डाले हैं अपने गाड़ी में डाले हैं, या फिर वो अपने नाम को उसी नाम से चला रहा है कि मैं नेताजी का कार्यकारी हूँ या नेताजी का कर्मचारी हूँ या नेताजी के प्रिय है, ऐसी गाड़ी में वगैरह में डाले हैं, तो वो उपाधियाँ कैंसिल हुई हैं, वो उपाधियाँ जो है बंद हो गई हैं। तो ये वाला सही है। व्याख्या देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय अलंकरण उपाधि नहीं है। जो राष्ट्रीय अलंकरण है, मतलब जो पद्म विभूषण वगैरह हैं, वो उपाधि नहीं है। आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं करते, लेकिन प्राप्तकर्ता नाम के साथ इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी जाति कास्ट अपने नाम पे नहीं लगा सकते हैं, या किसी और की पदवी अपने खुद के ऊपर धारण करके नहीं चल सकते हैं। ये उपाधियाँ हैं, वो कैंसिल हुई हैं। इसके आगे अपन आगे देख लेते हैं। आर्टिकल 91A का द्वारा प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किस आधार पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है? तो अपन को 91 में बताना है। तो देखो, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था का शिष्टाचार या न्यायालय की अवमानना। तो इसमें क्या है? तो अपन ने पता ही है, इसमें अपन ने पढ़ा है कि केवल 1-2 है, केवल 1-2-3 है, केवल 1-2-3-4 है, केवल 2-4 है। तो अपन ने पढ़ा है केवल 1-2-3-4 सब शामिल है इसमें। क्या है इसमें? सब शामिल है। 91A में क्या कहता है? भारत की संप्रभुता अखंडता के बारे में, राज्य की सुरक्षा के बारे में भी है, लोक व्यवस्था एवं शिष्टाचार के बारे में बताया गया, और न्यायालय की अवमानना और मानहानि के बारे में युक्त निर्बंध दिया गया है। स्वतंत्रता के किस आधार पर? तो इन्हीं आधारों पर तो अपन को ये निर्बंध मिल रहे हैं सारे। इसके बाद अपन ये देख लेते हैं। अनुच्छेद 92 में वाक स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाने के कुल 8 संवैधानिक आधार बताए गए हैं। जो आर्टिकल 92 है उसमें 8 उपबंध बताए हैं। कितने बताए गए हैं? 8 बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। आर्टिकल 20 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को प्राप्त सुरक्षात्मक अधिकार कौन सा है? तो देखो, अपकारोत्तर विधियों का संरक्षण तो नहीं है, दोहरा दंड के संरक्षण बिल्कुल नहीं है, स्व अभिशंसन से संरक्षण नहीं है, उपयुक्त सभी तीनों अधिकार। तो केवल एक नहीं है, जो तीनों अधिकार शामिल है इसमें। क्या है? तीनों अधिकार शामिल है, मतलब ये भी शामिल है, ये भी और ये भी और ये भी, उपयुक्त तीनों सभी अधिकार है। पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 20 नागरिकों व विदेशी दोनों को अपराधों की 2 सिद्धि के संबंध में ये 3 महत्वपूर्ण संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया है। आर्टिकल 20 क्या कहता है? अगर जब तक दोष सिद्ध ना हुआ है, जब तक किसी को सजा नहीं मिलेगी, चाहे वो देसी हो या वो विदेशी हो। बस इसी के बारे में बता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध निर्णय KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत मूल अधिकार घोषित किया है? क्या पर्यावरण संरक्षण में, क्या भोजन का अधिकार, क्या स्वास्थ्य का अधिकार, पर निजता का अधिकार? पता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो किसके तहत है जी? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 के तहत है। मतलब चाहे आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 और 21 कभी कथा समाप्त नहीं होते हैं, वो हमेशा चल रहते हैं। कहीं चाहे सांप्रदायिक हिंसा हो भारत के अंदर या अपने देश में या स्टेट में की है, कहीं भी हो, पर ये 2 आर्टिकल हैं वो समाप्त कभी नहीं होते हैं। जैसे व्याख्या देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की 9 जजों की पीठ से सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का आंतरिक भाग है, तो ये कभी समाप्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा नया अनुच्छेद जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के हेतु शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया है? तो आर्टिकल 21 के तहत बनाया गया है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है? शिक्षा का अधिकार। इसमें शिक्षा के अधिकार को बताया गया है। देख लेते हैं 86वें संविधान संशोधन आर्टिकल 21A मूल अधिकार, अनुच्छेद 45 डीपीएसपी राज्य के नीति तत्व तथा अनुच्छेद 51A का मूल कर्तव्य में शिक्षा संबंधी बदलाव किए गए हैं, जो दिए गए हैं। इन्हीं में ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को बिना सलाहकार बोर्ड की मंजूरी के अधिकतम कितने समय तक निरुद्ध रखा जा सकता है? निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को बिना सलाहकार बोर्ड की मंजूरी के तो 3 माह तक, 1 माह, 2 माह, 6 माह तो नहीं है, 3 माह तक रखा जाता है। आर्टिकल 22(4) के अनुसार सलाहकार बोर्ड की सकारात्मक रिपोर्ट के बिना किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक निरोध नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अब तीसरा खंड 3 आ गया है। इसमें शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 23 से 28 के बीच के क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 23 किस प्रतिषेध का प्रावधान करता है? क्या कारखानों के बाल श्रम का निषेध करता है? क्या धार्मिक करों का निषेध करता है? क्या उपाधियों का प्रतिषेध करता है? नहीं, वो करता है मानव दुर्व्यापार एवं बेगार या फिर बलाश्रम का निषेध। मानव दुर्व्यापार यानी जो देह का दुर्व्यापार हो रहा है वो, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। बेगार यानी बलाश्रम यानी बलपूर्वक किसी बच्चे से काम करवाना या किसी महिला से काम करवाना, इसका जो प्रतिषेध करता है आर्टिकल 23। व्याख्या देख सकते हैं। आर्टिकल 23 मानव के क्रय विक्रय यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग तथा बिना वेतन काम कराने यानी बेगार के दंडनीय अपराध को घोषित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 नंबर क्या कहता है? आर्टिकल 24 के अंतर्गत कितने वर्ष की कम आयु के बालकों को कारखानों या खानों या जोखिमों भरे कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाई गई है? तो आर्टिकल 24 क्या कहता है? 14 वर्ष। 14 वर्ष के बच्चों के लिए रोक लगाई गई। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा, कब अधिनियम आया? 2016 द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का सभी व्यवसायों में नियोजन प्रतिबंधित कर दिया गया है। जितने भी बालक हैं उनका कम आयु में नियोजन समाप्त कर दिया गया है, मतलब कारखाने में काम हम नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार करने का अधिकार किन आधारों पर नियंत्रित होता है? क्या लोक व्यवस्था पर, क्या स्वास्थ्य पर, क्या सदाचार पर, क्या उपयुक्त सभी पर? तो उपयुक्त सभी पर होता है, चाहे वो लोक व्यवस्था हो यानी पब्लिक ऑर्डर हो, चाहे मॉरलिटी यानी सदाचार हो, या हेल्थ या स्वास्थ्य हो, किसी भी पर ऊपर सब पर जो आर्टिकल 25 है वो देता है स्वतंत्रता। आर्टिकल 25A स्पष्ट करता है कि धार्मिक स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है। निरपेक्ष नहीं है मतलब किसी का भी पक्षपात नहीं करती है, वो लोक व्यवस्था पर, सदाचार पर और स्वास्थ्य पर सबके अधीन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? जो धार्मिक संप्रदाय है उनको धार्मिक मामलों के प्रबंधन के लिए की स्वतंत्रता किस आर्टिकल पर दी गई? तो आर्टिकल 26 में दी गई है। आर्टिकल 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता देता है, जबकि आर्टिकल 26 क्या करता है? धार्मिक संप्रदायों या समूहों को सामूहिक प्रबंधन का अधिकार देता है। समूह में प्रबंधन करते हैं इसमें व्यक्तिगत मिलता है। आर्टिकल 25 में किसी एक अभिव्यक्ति के लिए है स्वतंत्रता है, इसमें जो है पूरे समूह, धार्मिक समूह या समुदाय, मंदिर या मस्जिद वगैरह के लिए देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के यह प्रावधान कि राज्य की किसी व्यक्ति को ऐसे कर यानी टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि में हो? तो आर्टिकल 27 बताया गया है ऐसे कर जो किसी व्यक्ति की विशिष्ट धर्म की अभिवृत्ति ना हो। जिससे आर्टिकल 27 कर यानी टैक्स लगाने का प्रतिषेध करता है, लेकिन सेवाओं या तीर्थ यात्रियों के प्रबंधन हेतु शुल्क लगाया जा सकता है। जो तीर्थ या का सेवा है उनके लिए जो है फीस या फिर शुल्क लगता है उनके लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
यह अधिकार केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्राप्त है, यह केवल विदेशियों को प्राप्त है, यह भारत के किसी भी नागरिक अनुभाग या बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को प्राप्त है। इसमें भाषा का अधिकार शामिल नहीं है, तो इसमें यह बी नंबर का, यह भारत के किसी भी नागरिक अनुभाग बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक को प्राप्त है, किसी को भी हो, चाहे विदेशी हो, मतलब भारत के किसी भी नागरिक के लिए है भी। अब देख लेते हैं व्याख्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आर्टिकल 29 है उसका दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नागरिकों का वर्ग शब्द प्रयुक्त है। नागरिकों का वर्ग जो शब्द दिया गया है, इसमें बहुसंख्यक भी शामिल है, मतलब बहुत सारे लोग शामिल हैं, कोई भी वर्ग हो, किसी भी समुदाय का हो, केवल अल्पसंख्यक नहीं। तो आर्टिकल 29 कहता है ये। इसके आगे अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है। आर्टिकल 30 के तहत शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार किन वर्गों को प्राप्त है? तो धार्मिक एवं भाषाई दोनों अल्पसंख्यक वर्गों को ये प्राप्त है। अनुच्छेद 30 स्पष्ट रूप से केवल दो प्रकार के अल्पसंख्यक या धार्मिक और भाषाई को मान्यता प्रदान करता है। केवल धर्म और भाषा के क्षेत्रों में जो है उन अल्पसंख्यक वर्गों को आर्टिकल 30 की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय या उसकी आत्मा का कहा था? किसे कहा था? क्या आर्टिकल 14 को कहा था, 21 को, 19 को? नहीं, आर्टिकल 32 को कहा था। क्या कहा था? भारत का हृदय या भारत की आत्मा, संविधान का हृदय या भारत की आत्मा कहा था। व्याख्या देखते हैं। आर्टिकल 32 के बिना अन्य मूल अधिकार अर्थहीन हो जाते हैं, क्योंकि यह उनके उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का उपचार होता है। तो केवल अगर ये उल्लंघन हो गए तो क्या होता है? सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का उपचार है, बस एक ही उपचार है, फिर और कोई उपचार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ कौन सी रिट जारी की जाती है जिसका शाब्दिक अर्थ शरीर को प्रस्तुत किया जाए? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जिसका अर्थ ही होता है कि शरीर को प्रस्तुत करना, अपने शरीर को स्वयं जो है न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना या जजों के सामने प्रस्तुत करना। परमादेश का मतलब होता है हमारा आदेश या हम आदेश देते हैं। अब यह रिट सार्वजनिक और निजी दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध अवैध हिरासत से मुक्ति हेतु जारी की जाती है। अवैध हिरासत मतलब बिना किसी काम की हिरासत में लेना। रिट सार्वजनिक और निजी दोनों व्यक्तियों के लिए होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? परमादेश की रिट निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है? तो भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल या गैर संवैधानिक गैर विधिक कर्तव्य की किसी निजी व्यक्ति या गैर सरकारी संस्था के या उपयुक्त सभी के विरुद्ध जारी नहीं हो सकती है। तो उपयुक्त सभी के विरुद्ध जारी नहीं है। अब वाक्य देख लेते हैं। परमादेश लोक प्राधिकारियों को उनको कानूनी कर्तव्य का पालन कराने हेतु जारी होता है। किस लिए होती है? कानून कर्तव्य के पालन के लिए। यह राष्ट्रपति, राज्यपाल, निजी निकाय तथा संविदात्मक दायित्वों पर लागू नहीं होता है। तो क्या किसी राष्ट्रपति या राज्यपाल या निजी निकाय के लिए ये नहीं है, बल्कि ये केवल उनके कानून को उनका पालन करने के लिए होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अधिकारियों के बाहर जाने पर कार्यवाही रोकने हेतु उच्च न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है? तो प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। सीधा बात है, इसका मतलब ही होता है रोकना। तो यह कार्यवाही के दौरान निर्णय से पूर्व जारी किया जाता है, जबकि उत्प्रेषण निर्णय के बाद उसे रद्द करने हेतु जारी किया जाता है। उत्प्रेषण किस लिए होता है? निर्णय ले लिया, उसके बाद उसको रद्द करने के लिए। और किस लिए होता है? तो निर्णय जब कार्यवाही चल रही है उसी के दौरान किसी निर्णय के मतलब कोई निर्णय नहीं ले पाया, उसके पूर्व इसको जारी किया जाता है। रोकना किसी चीज़ को, वही कहलाता है प्रतिषेध। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? आर्टिकल 20 मतलब 226 या 226 के तहत उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय के से व्यापक क्यों है? तो हाई कोर्ट के केवल मूल अधिकारों का रिट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जारी करने की शक्ति नहीं है। हाई कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यह हाई कोर्ट मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य विधिक अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। जो हाई कोर्ट है वो खुद को तो करता ही है, पर जो अन्य अधिकार हैं उनके लिए भी कर सकता है। अन्य विधिक अधिकारी हैं उनके लिए भी करता है। जो अन्य अधिकार या फंडामेंटल राइट है उनके लिए भी रिट जारी कर सकता है। हाईकोर्ट के पास इतनी पावर है। हाईकोर्ट मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारियों के लिए भी जारी करता है। तो देखते हैं व्याख्या। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के केवल मूल अधिकारों के लिए रिट निकाल सकता है, जबकि हाईकोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए जे है केवल सामान्य अधिकारों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सभी के लिए होता है, जारी कर सकता है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 23 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। आर्टिकल 33 के अंतर्गत सशस्त्र बलों, पुलिस तथा खुफिया एजेंसियों के कर्मियों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? केवल संसद को प्राप्त है। केवल संसद ही विधि बनाकर बलों के अनुशासन हेतु उनके मूल अधिकारों पर सीमाएं लगा सकती है। राज्य विधानमंडल को यह शक्ति नहीं है। केवल संसद ही जो है इन बलों पर क्या कर सकता है? अनुशासन हेतु मूल अधिकारों पर सीमाओं पर जो है सीमाएं लगा सकती है, पर विधानमंडल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है, राज्य विधानमंडल को नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी क्षेत्र में सैन्य कानून यानी मटेरियल लॉ लागू होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है? तो आर्टिकल 34 के तहत। मार्शल लॉ क्या लगता है? आर्टिकल 4 के तहत मार्शल लॉ लगता है। 34 में है, यद्यपि मार्शल लॉ को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। इस संविधान में कहीं मार्शल लॉ के बारे में संविधान में कहीं व्याख्या नहीं है, संविधान में व्याख्या नहीं है, पर जो है वो आर्टिकल 34 के तहत लगाया जाता है, 34 के तहत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 25 नंबर का क्वेश्चन है। मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति आर्टिकल 35 के तहत किसे प्राप्त है? तो केवल भारत की संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 35 यह सुनिश्चित करता है कि संपूर्ण भारत में मूल अधिकारों के क्रियान्वयन हेतु समान कानून बने, इसलिए यह शक्ति केवल संसद को जाती है समान कानून बनाने के लिए। कौन करता है? आर्टिकल 35 सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन होता है, संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया है? किसके द्वारा बनाया गया है? तो 244 में संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है, 1978 में। कब? 1978 में। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 91F व अनुच्छेद 31 के निरसित कर संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 12 में नए अनुच्छेद यानी 300A में जोड़ा गया या 300 का में जोड़ा गया है। एक विधिक अधिकार बनाया गया है। अब मतलब विधिक अधिकार बन गया तो सरकार जहाँ से भी चाहे तो रास्ता निकाल सकती है, चाहे वो किसी का मकान हो मुआवजा दे देगी और अपनी जो है रास्ता बना लेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी के दौरान कौन से दो मूल अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते? पहले भी बता चुके हैं, आर्टिकल 20 और 21 जो है कभी भी निरसित नहीं होते या निलंबित नहीं होते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह प्रावधान है कि अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से भी राष्ट्रपति अगर आदेश देते तब भी जो है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है कभी निलंबित नहीं हो सकते हैं। मतलब दो सिद्धि जब तक ना हो जाए और जब तक प्राण देह स्वतंत्रता दोनों में जो है यही दिया गया। पुलिस में क्या दिया गया है? दो सिद्धि, अगर जब तक दो मतलब गिरफ्तारी जब तक दो सिद्धि ना हो जब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और आर्टिकल 21 कहता है प्राण देह स्वतंत्रता तो कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? आर्टिकल 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 स्वतंत्रताएं कब तक स्वतः निलंबित यानी ऑटो सस्पेंडेड नहीं होती हैं? केवल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल में, कि वित्तीय आपातकाल के दौरान, के राष्ट्रीय शासन के दौरान? तो आंसर रहेगा बी नंबर का, केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण जो केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल में जो है आर्टिकल 358 के तहत जो आर्टिकल 19 में वर्णित 6 स्वतंत्रताएं तो स्वतः निलंबित कब होती हैं? जब युद्ध या बाह्य आक्रमण हो रहा हो तभी निलंबित होती हैं। तो 44वें संविधान संशोधन यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक आपात के आधार पर लागू होता है, यह आर्टिकल 19 स्वतः निलंबन नहीं होता है, अपने आप से निलंबन नहीं होता है जब तक कोई बाहरी आक्रमण ना हो जाए अपने ऊपर, जैसे पाकिस्तान वगैरह, श्रीलंका, चीन वगैरह का आक्रमण ना हो जाए, या फिर कोई युद्ध न छिड़ जाए, या कोई आंतरिक युद्ध न छिड़ जाए बहुत ज़्यादा वो भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है? निम्नलिखित अनुच्छेदों के समूह में से कौन सा समूह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? ओनली भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो देख लो इसमें कौन कौन से हैं। 14, 15, 16, 14 विधिक क्षमता है, विधिक क्षमता, 15 भारतीय मूल के हैं, 19 में स्वतंत्रताएँ हैं 6 प्रकार की, 20 में वही है गिरफ्तारी में निषेध, और जो है 21 में प्राणी विधेयक स्वतंत्रता। आर्टिकल 15 में भारतीय मूल का, 16 में लोक नियोजन, 19 में स्वतंत्रताएँ हैं, 29 में
क्या कहना है, धार्मिक स्वतंत्रताएँ वगैरह है, और 30 में भी धार्मिक स्वतंत्रता वगैरह है, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। और तो देखिए इसमें बी नंबर का सही रहेगा। आर्टिकल 15, 16, 19 और 29 और 30 टेक्स्ट जो है देख लेते हैं। ये 5 अनुच्छेद वाले अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, जबकि अन्य अधिकार जो है नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए हैं। तो पता ही, अगर आर्टिकल याद कर लोगे आप लोग तो आपको पता चल जाएगा कौन अपने लिए है और कौन विदेशियों के लिए है, उन दोनों के लिए भी है। अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन का प्रतिपादन सुप्रीम कोर्ट ने किस ऐतिहासिक मामले में किया है? तो केशवानंद भारती जो मामला है 1973 में आया था। कब आया था? 1973 में। इसके तहत उनने जो डॉक्ट्राइन जो मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, इसी जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है इसी में दिया था, केरल के राज्य में आया था। यह व्याख्या देख लेते हैं। 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7 से 6 बहुमत से फैसला दिया कि संसद अनुच्छेद 378 के तहत मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। किसी भी भाग में संशोधन होता है संविधान में, पर मूल ढांचे में नहीं कर सकती। जो उसका मूल ढांचा है उसमें कोई संविधान में संशोधन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में कब आया था? 1980 में आया था मिनर्वा मिल्स। और सर्वोच्च न्यायालय के संविधान में मूल ढांचा किसे माना जाता है? तो इसमें मूल अधिकार यानी भाग 3 और नीति निर्देशक तत्व यानी भाग 4 का संतुलन बनाए रखना। व्याख्या देख लेते हैं अपन। न्यायालय ने कहा है कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार की नींव पर स्थापित किया गया है। किसके? जो 2 आर्टिकल हैं, जो 2 भाग हैं, जो भाग 3 है उसमें और भाग 4 है उसमें, उसके संतुलन बनाए रखने के लिए मिनर्वा मिल्स संशोधन में जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल ढांचे के माना गया है इसे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आर्टिकल 31 मतलब 13(1) में संबंधित आच्छादन का सिद्धांत जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स है का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि संविधान पूर्व का असंगत कानून सुप्त यानी डोरमेंट ही हो जाता है, नष्ट नहीं होता है। सुप्त हो जाता है पर जो है नष्ट नहीं होता है। संविधान पूर्व का असंगत कानून जो है सुप्त तो हो जाता है, शांत हो जाता है, पर जो है नष्ट नहीं होता है। यह सिद्धांत भिकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, भिकाजी बनाम मध्य प्रदेश के जो है सरपेक्ष में भिकाजी बनाम सापेक्ष जो है राज्य संविधान पूर्व कानूनों का पर लागू होता है जो मूल अधिकारों से टकराव के कारण ढक जाते हैं, परंतु यदि मूल अधिकार में संशोधन हो जाए तो वे पुनर्जीवित हो सकते हैं। अगर मूल अधिकार में कोई संशोधन हो गया तो इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है और टकराव हो सकता है, पर कोई जो है पूरी तरह से निषेध नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारी क्लास का, 33 नंबर का क्वेश्चन है। अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार क्रमशः किन अनुच्छेदों के अंतर्विष्ट आता है? यह है तो देश में भ्रमण अनुच्छेद 1(d) में तथा विदेश यात्रा अनुच्छेद 21 में मेनका गांधी मामला जो है इसमें दोनों में आता है। तो मेनका गांधी मामला 1978 कब आया था? 1978 में मेनका गांधी मामला आया था। उच्च न्यायालय के स्पष्ट किया है कि विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। अगर ये अधिकार है तो इसमें अपन विदेश जाने के लिए मेनका गांधी जो मामला आया था उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में उसको लाया गया था। कब? 1978 में लाया गया था, उसके तहत ये अधिकार मिला है अपन को। तो आज की क्लास इतनी है हमारी। आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इस क्लास में देखो क्वेश्चन तो हो ही रहे, साथ में उसमें व्याख्या मिल रही है, तो उसमें कुछ अलग से आपको फैक्ट्स भी मिलते हैं, तो काफ़ी फैक्ट्स अपने जो है कवर होते जा रहे हैं। ऐसे आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। क्वेश्चन के रूप में क्या होता है, अपन को याद हो जाता है जल्दी जल्दी। क्वेश्चन करेंगे जो अपन MPPSC प्री देंगे या फिर UPSC प्री देंगे तो डीपली क्वेश्चन ला रहे हैं। अगर इसमें कोई चेंजिंग करनी हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए, तो कुछ चेंज भी कर सकते हैं। तो UPSC में भी डीपली क्वेश्चन है, ऐसे डीप चाहिए तो और बताइए आप लोग। और MPPSC UPSC और 1D एग्ज़ाम सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करके बताइए, चाहे अच्छा लगे बुरा लगे कैसी भी लगे, बस कमेंट कीजिए आप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।